Edward III. By William Shakespeare. The Reign of King Edward III, commonly shortened to Edward III, is an Elizabethan play printed anonymously in 1596 and partly written by William Shakespeare, having now become accepted as part of Shakespeare's canon of plays. In the late 1990s it began to be included in publications of the complete works as co-authored by Shakespeare. The play was co-authored by another playwright, suggested as co-author have been Thomas Kyd, Christopher Marlowe, Michael Drayton, Thomas Nashe, and George Peele. प्लॉट समरी। एडवर्ड को आर्टोइस द्वारा यह समझाने के लिए मना लिया गया कि उसके पास फ्रांस में अधिकार हैं। वह वहां एक अभियान को बढ़ाने वाला है, जब लोरेन फ्रांसीसी से एक संदेश लाता है जिसमें एडवर्ड की निष्ठा की मांग है। समाचार स्कॉट किंग डेविड के ताज़ा आक्रमणों के भी आते हैं, जिनके लाभ में महल शामिल है जहां वारविक की बेटी सेलिसबरी की काउंटेस रहती है। डेविड और डगलस अंग्रेजी सेना के आने पर खराब होने का तर्क दे रहे हैं और वे भाग गए। एडवर्ड काउंटेस के प्यार में पड़ जाता है और अपने सचिव लुडविक से उसे अपनी ओर से एक प्रेमालाप पत्र लिखने के लिए कहता है। एडवर्ड के बहकावे में आने की कोशिश को झिड़क दिया जाता है। इसके बाद वह वारविक की निष्ठा की शपथ लेता है ताकि वह उस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकें। वारविक अनिच्छा से सहमत है और जब वह अपना विरोध बनाए रखता है तो उसे खुशी होती है। एडवर्ड प्रगति की कमी पर एक बीमार हास्य में अपने बेटे प्रिंस एडवर्ड के आगमन से विचलित होता है। वह अपने बेटे के चेहरे पर अपनी पत्नी की छवि देखता है और इससे वह अपने होश में आ जाता है। काउंटेस उसके पास जाता है और खुद को मारने की धमकी देता है जब तक कि वह उसकी उन्नति को रोक नहीं देता, लेकिन उसके प्रस्ताव की अब आवश्यकता नहीं है। एडवर्ड अपने साहस के लिए सम्मान व्यक्त करता है और फ्रांस के लिए तुरंत छोड़ देता है। फ्रांसीसी किंग जॉन और उनके बेटे फिलिप अपने बोहेमियन और पोलिश सहयोगियों को बधाई देते हैं और अंग्रेजी बेड़े के आगमन के बारे में बताया जाता है। फ्रांसीसी समुद्र में पराजित होते हैं, लेकिन भूमि पर फिर से इकट्ठा होते हैं। फ्रांसीसी नागरिक आसन कयामत की भविष्यवाणियों पर चर्चा करते हैं। अंग्रेजी सेना प्रगति करती है और वे क्रेसी में फ्रेंच का सामना करते हैं। एडवर्ड और जॉन पार्ले और प्रिंस एडवर्ड औपचारिक रूप से अपनी पहली लड़ाई के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी भागना शुरू करते हैं, लेकिन राजकुमार घिरे हुए हैं। एडवर्ड ने उसे खुद को साबित करने की इच्छा रखते हुए उसे सुदृढ़ीकरण भेजने से इनकार कर दिया। राजकुमार के माध्यम से जीतता है और नाइट होता है। तब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी का पीछा करना जारी रखा। लॉर्ड माउंटफोर्ड ने ड्यूक ऑफ ब्रिटनी एडवर्ड का समर्थन करना चाहता है और सेलिसबरी से उसे एक प्रतीकात्मक कोरनेट ले जाने के लिए कहता है। सेलिसबरी को फ्रांसीसी लाइनों के माध्यम से गुजरने के लिए एक सुरक्षित आचरण की आवश्यकता होती है और अपने कैदी खलनायकों को इसे प्राप्त करने के लिए भरोसा करते हुए नॉर्मंडी के चार्ल्स ड्यूक की यात्रा करने के लिए कहते हैं। चार्ल्स विलियर्स को वापस लौटने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विलियर्स अपनी बात रखता है। कैलिस के रास्ते में सेलिसबरी को फ्रांसीसी द्वारा लिया जाता है, लेकिन चार्ल्स ने किंग जॉन को मना किया कि वे उसे जारी रखें। प्रिंस एडवर्ड और ऑडले खुद को घिरा हुआ पाते हैं, लेकिन वे उपज के लिए 3 व्यंग्यात्मक फ्रांसीसी प्रस्तावों को अस्वीकार करते हैं। फ्रांसीसी सेना युद्ध के मैदान पर रेवेन की दृष्टि से विचलित हो जाती है और फ्लिंटस्टोन्स के हथियार के रूप में अंग्रेजी उपयोग घटनाओं जो पहले से भविष्यवाणी की गई थी और राजा जॉन और चार्ल्स को लिया जाता है। इस बीच एडवर्ड कैलाइस पर आ गया है और शहर की अधीनता प्राप्त कर ली है, जिसमें जोर दिया गया है कि नागरिक खुद को विनम्र करते हैं। कोपलैंड इंग्लैंड से आता है। राजा डेविड को एक कैदी के रूप में लाता है। सेलिसबरी भी आता है। माउंटफोर्ड की निष्ठा लाता है और अपने विश्वास को रिपोर्ट करता है कि प्रिंस एडवर्ड हार गया है। हालांकि लगभग तुरंत राजकुमार फ्रांसीसी कैदियों के साथ आता है। सभी दल फिर इंग्लैंड लौट जाते हैं। सारांश का अंत।
धन्यवाद।